हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लास प्रिज्म। स्टूडेंट, ग्लास प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स के लैब में, अगर आप लोग गए होंगे तो ये होता कैसा है। इसमें दो, जैसे स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो स्टूडेंट ये मोर और लेस कैसा था, रेक्टेंगल शेप का था। ठीक है, मतलब हम लोग इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को कह सकते हैं कि ये क्यूबॉइडल शेप का होगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे होता कैसा है, ये कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे क्या है, ग्लास प्रिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो क्या स्टूडेंट इसमें ट्रायंगल शेप का होता है? तो बिल्कुल। तो स्टूडेंट ट्रायंगल शेप का ही नहीं, इसमें एक और शेप भी मिक्स्ड होता है इसमें। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो फेस रहा आपका, ये दो आपके ट्रायंगल का रहते हैं। ठीक है ना, सामने वाला। और जैसे स्टूडेंट एक कॉपी रखिए, उसके ऊपर एक इधर से कॉपी रखिए, एक इधर से कॉपी रखिए। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट आप लोग जो कॉपी को ऐसे रखते हैं, तो ये वाला सर्कल रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और इसका जो बेस होता है वो भी रेक्टेंगल होगा। लेकिन स्टूडेंट सामने अगर आप लोग देखिएगा, और जो पीछे साइड होता है वो ट्रायंगल शेप का आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। इसमें स्टूडेंट 2 को ट्रायंगुलर सरफेस होगा और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। एक सरफेस इधर वाला, एक सरफेस इधर वाला, और एक नीचे वाला। ठीक है ना। तो इसमें 3 रेक्टेंगल्स हो गए और 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों का एक आता है कि जैसे यहां पर से अगर कोई लाइट हम लोग अगर पास करवाते थे, स्टूडेंट इसको रख कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, यही से हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर से अगर कोई लाइट आ रहा है तो वो इधर ना जाकर के पहले बेंड करता था इधर, और उसके बाद इधर आता था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो इमर्जेंट रे ये है, ये हो गया इमर्जेंट रे, और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका ओरिजिनल रे। ठीक है, तो ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होते थे, आपस में पैरेलल होते थे। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस और इस सरफेस का डिस्टेंस जो है वो बराबर रहता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, अगर हम लोग इससे लाइट को पास करवाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले तो ये आ रहा है लाइन, इसको हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर हमें मोर और लेस ऐसा होगा। तो स्टूडेंट ये एयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है और ये डेंसर है। तो ये स्टूडेंट कहाँ पे मुड़ेगा, लगभग कुछ इस टाइप का। और स्टूडेंट इस सरफेस का ये है आपका परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर है तो ये कायदे से क्या है स्टूडेंट, ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को उधर नहीं जाएगा। तो ये किसकी तरफ बेंड करेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर से आगे जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों को कह सकते हैं कि वो कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल रे और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे पैरेलल नहीं है, लेकिन इस केस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है इस सरफेस का और इस सरफेस का, लेकिन यहाँ पे इस सरफेस का जो डिस्टेंस है और इस सरफेस का डिस्टेंस है वो इक्वली नहीं है।
ठीक है ना, वो इंक्लाइंड है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो इंक्लाइंड है तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसको हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर हम लोगों को डिफाइन करना होगा तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो अपोजिट फेस है, एक फेस ये और ये फेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट फेस है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक ना, तो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है नहीं इसके बारे में, तो आप लोग ये याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू अपोजिट फेस ऑफ ट्रायंगल या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फेस। ठीक है ना, ये फेस और ये फेस ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सरफेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख लेते हैं जो एमर्जेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम लोग अलग से ही हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, ये ओरिजिनल पाथ ये था और ये निकल यहाँ से रहा। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट कलर को निकाल ले जरा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इतना का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। विजिबल है यहाँ तक? हाँ, तो स्टूडेंट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, रेड कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिख देते हैं। तो एंगल बिटवीन, इससे पहले हम लोगों को ये लाइन लिखना चाहिए था कि पैरेलल इसमें होता है इसमें नहीं होता है, और नहीं होता है तो कितने का एंगल का फर्क है, तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल रे एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हो गया जो एंगल ओरिजिनल रे और जो इमर्जेंट रे के बीच में बन रहा है उसको। अब स्टूडेंट एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये तो हमेशा इक्वल होंगे ही स्टूडेंट, मतलब कि वो इक्वल ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कोई डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे अलग मेजरमेंट शो करेगा, यहाँ पे अलग मेजरमेंट शो करेगा। आगे ले जाएंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ पे चला जाए और ये इतना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो काम की बात है वो लिख लेते हैं इन रेक्टेंगुलर, इन यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिख दीजिए स्टूडेंट पहले, रिफ्रैक्शन इन rectangular glass slab results in parallel emergent ray with respect to original ray। ठीक है, but in case of glass prism emergent ray is not parallel to the original ray because distance between two opposite surface is not
कांस्टेंट। यहाँ पे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ये था सिर्फ ग्लास प्रिज्म का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, आपके ग्लास प्रिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसका सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, रेक्टेंगल नहीं होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलेंगे जो अपोजिट फेस फॉर्म कर रहा है। दूसरा हो जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो ओरिजिनल रे इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और अगला है हम लोगों का जो रिजल्ट होगा, इसमें पैरेलल होगा, जो इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रे पैरेलल, और यहाँ पे इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रे इज नॉट पैरेलल। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, मतलब इसको लॉक करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट रिफ्रैक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। डिस्पर्सन ऑफ सिंपली हम लोग लिख लेते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट लाइट का ही हम लोगों को स्टडी करना है। स्टूडेंट आप लोग जान रहे होंगे कि अब तो पता होगा कि व्हाइट लाइट जो होता है वो अकेला रंग नहीं है, ठीक ना, तो वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट व्हाइट लाइट का मतलब, सॉरी यहाँ पे डिस्पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट। एक व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, वो पता लगाने के लिए क्या है, जैसे कि न्यूटन, तो 1665 में तो न्यूटन क्या कर रहे थे, कुछ स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो स्टडी करने के दौरान क्या था, वो खिड़की के पास स्टडी कर रहे थे, और खिड़की जो था वो ग्लास का था, तो स्टूडेंट ग्लास का था और वो मॉर्निंग का टाइम था, तो जैसे ही सनलाइट उसमें फॉल हुआ तो वहां पे क्या होगा, सनलाइट व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट इनिशियली में हम लोगों को दिखाई देता है रेड ऑरेंज वो अलग है, लेकिन वहां से व्हाइट लाइट ही आता है, ठीक है ना, तो व्हाइट लाइट जो आ रहा था, तो वहां पे जब वो ग्लास से टकराया, ग्लास से टकराने के बाद जब रिफ्रैक्ट होकर के उसे कॉपी पे गिरा, ठीक है ना, या फिर जहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने देखा कि कलरफुल रेस वहाँ पे कलरफुल पैटर्न बने, तो कलरफुल पैटर्न उसके बाद उन्होंने ही ये थ्योरी को दिया। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास अगर ग्लास लैब नहीं है तो कोई बात नहीं, स्केल तो है ना, तो स्टूडेंट ये जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें बचपन में भी ये एक्सपीरियंस किए थे, तो स्केल जो रहता है ना, तो उसको धूप के पास अगर हम लोग कोई कॉपी रखे हैं, ठीक ना, बेसिकली वाइट, बेसिकली नहीं, जनरली हम लोग अगर व्हाइट कॉपी को रखेंगे तो हम लोगों को कलर अच्छे से दिखेगा, ठीक ना, कोई और कलर को भी रख सकते हैं, लेकिन व्हाइट को अगर रखेंगे तो हम लोगों का जो स्टडी होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, एक्यूरेट होगा। तो स्टूडेंट जैसे ये कॉपी है, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्केल को रखे, वहां से सनरेज भी आना चाहिए, ठीक ना, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ स्केल रख देंगे तो कलर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे सनरेज आएगा उससे आपकी स्केल से वो टकराएगा। स्केल क्या होता है स्टूडेंट, वो एकदम बराबर लेंथ का तो नहीं होता है, तो वहां पे बीच में देखे हुए कि एक डिप्रेस्ड पार्ट रहता है और दोनों साइड क्या होता है, अप्रेस्ड पोर्शन होता है, तो वहां पे मतलब कि दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, वेरिएबल होगा स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा कि व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हम लोगों को आराम से देखने को मिलेगा। तो आप एक बार घर में स्केल से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ये कब दिया गया था, इन 1665 बाय न्यूटन, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे पहले लिखेंगे सिंस व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल लाइट, it is constituted by 7 different color, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट स्प्लिटिंग ऑफ
ये एल है स्टूडेंट, SPLI, स्प्लिटिंग ऑफ white light into its component color when it passes through। तो स्टूडेंट इसके लिए किससे पास करवाना होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ग्लास स्लैब से पास करवाएंगे, ठीक है। तो व्हेन इट पासेस थ्रू, या फिर सिंपली हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अगर कोई भी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से अगर हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, आप लोग स्कूल में कहिएगा तो आप लोगों को स्कूल में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। नहीं दिखाएंगे तो कंप्लेंट कर सकते हैं, प्रिंसिपल चैम्बर बना इसलिए है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि व्हाइट लाइट अपना कंपोनेंट कलर में स्प्लिट करेगा जब हम लोग उस व्हाइट लाइट को यहाँ ग्लास प्रिज्म से पास करवाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ग्लास प्रिज्म से जो पास करवाएंगे तो इसका एक छोटू सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट क्या कि ये तो स्ट्रेट ही हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस लाइट को जाना चाहिए था ये इस रास्ते से, लेकिन बीच में कोई मिल गया ऐसे और ये भटक गया, ठीक है। तो भटक जाने के बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 3 कलर है, इसको हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये है क्या स्टूडेंट, व्हाइट लाइट है, ठीक है ना। मान लीजिए हालांकि ये ब्लैक कलर है, व्हाइट को इस पे चलता भी नहीं, तो स्टूडेंट ये व्हाइट लाइट है, इसको हम लोग क्या किए, ग्लास प्रिज्म से पास करवा दिए। तो स्टूडेंट ग्लास प्रिज्म से पास करवाने के बाद क्या है, सबसे पहले तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ये ओरिजिनल पाथ ये है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या है स्टूडेंट, ये आपका लाइट ये है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है तो ये सॉरी ये आपका इधर का नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से अवे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये इधर जाएगा, ये इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ बेंड करेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये V है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, वायलेट, हालांकि ये ब्लू है, तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये है आपका ग्रीन, ठीक है, और ये है आपका रेड। बाकी के कलर स्टूडेंट, बाकी के कलर हम यहीं से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा VIBGYOR, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग लिख लेते हैं, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू नॉट द ब्लैक, I फॉर इंडिगो और V फॉर वायलेट। स्टूडेंट इसको याद करने का यही है विबग्योर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या, रेड वाला लाइट का जो बेंडिंग हुआ वो कम हुआ, लेकिन वायलेट वाले जो लाइट है उसका बेंडिंग ज्यादा देखने को मिला। ऐसा क्यों, कुछ तो रीजन होगा। बेंडिंग का मतलब स्टूडेंट अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दें एक को, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ब्लू वाले का परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये ब्लू वाले का जो एंगल है ये थोड़ा ज्यादा बन रहा है, और रेड वाले का जो एंगल है वो थोड़ा कम बन रहा है। और एंगल ऑफ डेविएशन इसी को तो कहते हैं, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन वो नहीं, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अगर कायदे से रेड वाला निकलना चाहिए था क्या, इस वाले ये ओरिजिनल पाथ हो गया, और ब्लू वाले का जो ओरिजिनल पाथ होगा स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ज्यादा देखने को मिल रहा, क्यों? क्योंकि दोनों हर कलर का जो स्पीड होता है स्टूडेंट वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी का स्पीड ज्यादा है तो किसी का स्पीड कम है, उस हिसाब से बेंडिंग कम और ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें स्टूडेंट आप लोगों को कुछ है दिया हुआ रेड कलर के बारे में, और हम लोग स्टार्टिंग का पढ़ेंगे, मतलब सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला रेड, ठीक है ना। रेड को लिखने से पहले स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं कि डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो अपना अपना वेवलेंथ होगा तो क्या होगा, अपना अपना अलग अलग स्पीड से वो मूव करेगा। तो डिफरेंट कलर में क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगा। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा स्टूडेंट कि रेड कलर, ठीक है ना। तो रेड कलर का स्पीड स्टूडेंट ज्यादा होगा या कम होगा, कोई अंदाजा? तो स्टूडेंट रेड कलर का जो स्पीड होता है वो जो हम लोग ने पढ़ा था कि जितना ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना डेविएशन कम होगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि जैसे साइकिल चला रहे हैं, ठीक ना। अगर धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं, बालू का ढेर है, वहां पे अगर जाएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर बहुत स्पीड में है स्टूडेंट तो हम लोग क्या है, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। वही अगर कार है और उसका स्पीड और भी स्पीड है तो कार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जिसका स्पीड जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना कम होगा, ठीक है। तो डेविएशन सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा, मतलब उसका स्पीड, उसका रफ्तार क्या होगा, कम होगा। तो रेड कलर हैज मैक्सिमम स्पीड हेंस डेविएट लीस्ट, सबसे कम उसका डेविएशन देखने को मिलेगा। और वायलेट, वायलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड हेंस डेविएट मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट। ये मैक्सिमम डेविएट करेगा अपने रास्ते से। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद से कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एप्लीकेशन जनरली हम लोगों को ये विजुअल कहाँ देखने को मिलता है, रेनबो में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है रेनबो, उसके बारे में भी देख लेंगे, छोटा सा ये पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपके क्लास 10th लेवल में जितना है हम लोग उतना ही देखेंगे। स्टूडेंट इसको नोट करिए जल्दी। स्टूडेंट इससे रिलेटेड और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सा, अगर स्टूडेंट इसी का एक और चचेरा भाई है, ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक प्रिज्म यहाँ है, ठीक है ना, और इसके भाई को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइट आएगा, थोड़ा सा बेंड करेगा और वो अलग अलग कंपोनेंट में क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, एक अपना डेविएट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो एक व्हाइट लाइट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, व्हाइट लाइट है ये, व्हाइट लाइट, और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे 2-3 रेस निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, धीरे धीरे वो जाके ज्वाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर से धीरे धीरे स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग तो ये सरफेस पे घुसते के साथ हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक व्हाइट लाइट वापस से हम लोगों को मिल जाएगा। अगर एक को हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म में रखें, ये सीधा और ये उल्टा रखें, ठीक है ना। तो अगर दो प्रिज्म को एक साथ हम लोग रख देंगे, और एक सीधा है दूसरे के रेस्पेक्ट में, और दूसरा क्या है पहले के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है, तो हम लोगों को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट। कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेट ही निकल जाएगा, मतलब कि ये 7 कंपोनेंट अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए, ये कंडीशन है। स्टूडेंट इसको नोट करिए जल्दी। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करते हैं, ठीक है।
अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट रेनबो। स्टूडेंट रेनबो क्या है? स्टूडेंट रेन का मतलब होता है बारिश और वो का मतलब होता है वो धनुष, ठीक ना। जो एरो एंड बो होता है तो वो धनुष की तरह दिखता है। कब दिखता है? बारिश के वक्त दिखेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लोगों को वो बनाना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है वो देखना है। बारिश भी होना चाहिए और धूप भी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि रात में बारिश होता है, बरसात के समय तो रात में आसमान में रेनबो दिखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि दिन का समय होना चाहिए, दूसरा बारिश होना चाहिए, तीसरा सनलाइट भी होना चाहिए, चौथा सबसे मोस्ट रेनबो देखने के लिए हमारा जो बैक पोर्शन है वो सन को फेस करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सन यहाँ है हम देख यहाँ आ रहे हैं तो रेनबो हम लोगों को दिख जाएगा, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कंडीशन सबसे रेनबो को देखने का कंडीशन यही है कि हमारा जो बैक होना चाहिए, पीठ, वो सन की तरफ फेस करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब तो कॉमन सी बात है, लॉजिकली आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पे क्या स्टूडेंट सन है, तो सन है और यहाँ पे क्या स्टूडेंट लिक्विड ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। ये सन बहुत दूर है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसीलिए इतना छोटा दिख रहा है और लिक्विड बहुत करीब है इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। साइंस से कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों को। यहां पर से क्या आएगा स्टूडेंट? व्हाइट लाइट, ठीक है, दैट इज सनलाइट। सनलाइट आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग? रेड वाला तो ऊपर ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, रेड वाला ऊपर रहेगा और ये हम लोगों को इस साइड से आएगा। अंदर में क्या होगा स्टूडेंट? पहले तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है ना। तो एट पॉइंट ए हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, और एट पॉइंट बी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक पॉइंट सी हम लोगों को क्या होगा स्टूडेंट? वापस से हम लोगों को रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट इस पॉइंट को यहाँ पे आप लोग, अच्छा इसको यहाँ पे लिख लीजिए एट पॉइंट सी पे हम लोगों को रिफ्लेक्शन वापस से देखने को मिलेगा और वो यहाँ पे होगा, ठीक है। रेड के नीचे ग्रीन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा वायलेट या फिर ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हमारा आंख है, ठीक है। ये हो जाएगा आई, ये हो गया हमारा सन और ये हो गया हमारा रेन ड्रॉप, ठीक है। तो स्टूडेंट सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट की तरह एक्ट करेगा और जो हमारा रेन ड्रॉप है वो हमारा एक्ट एज ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। स्टूडेंट हालांकि इसमें सब कुछ समझा दिए, लिखवाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर कुछ लिखवाने के लिए होगा तो स्टूडेंट वही चीज है जो हम अभी समझाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं सनलाइट एक्ट एज अ व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हेन इट एंटर्स वाटर या फिर रेन ड्रॉप दैट इज ग्लास, ये कॉमा है स्टूडेंट, ये है स्लैश ये या फिर ये हो जाएगा ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट, ठीक है। वो 7 कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा, 7 कंपोनेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इट गेट टोटली इंटरनल
रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। ये लाइट ये पानी के अंदर गया और पानी के अंदर ही वापस से पानी के अंदर में ही रह गया टकराने के बाद, इसीलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बी इट रिफ्लेक्ट, इट मूव्स कर देते हैं, या फिर इट ट्रेवल्स टू सी वेयर इट अगेन गेट्स रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड फाइनली कम्स आउट एंड वी सी रेनबो। ठीक है, रेनबो क्या है? आर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 7 कलर। ठीक है, एक तरह का आर्क ही है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपके रेनबो के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, इस क्लास में बस इतना ही हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे 1 टाइम क्या होगा स्टूडेंट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये TIR का मतलब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट इस डायग्राम के साथ इसको बना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट 1-2 टॉपिक आगे और देखेंगे। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन से ही है, सॉरी रिफ्लेक्शन से ही है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक का मतलब होगा एटमॉस्फेयर, और रिफ्लेक्शन का मतलब होगा बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का बेंडिंग एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर में हम लोग जान रहे हैं कि एयर का लेयर है, चारों तरफ है। ठीक है ना, तो एयर का जो लेयर है स्टूडेंट वो हर तरफ ज्यादा तो नहीं है, मतलब हर तरफ इक्वली तो नहीं है। इक्वली रहता तो हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कोई भी फिनोमेना देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एयर जो आप लोग जाने स्टूडेंट की जो गर्म हवा रहता है वो ऊपर उठता है। ठीक है ना, जो गैस बैलून वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, या फिर जो मतलब कि इसी टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे अगर कुछ चीज गर्म है स्टूडेंट तो वो वेपराइज होकर के क्या है ऊपर की तरफ उठ रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर नियर सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे कूल एयर है, और जो ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो एयर है वो गर्म रहती है। ठीक ना, और इसमें की जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एयर है, सॉरी जो मैक्सिमम प्रोपोर्शनल ऑफ एयर है वो अर्थ के सरफेस पे ही मौजूद है और उसके आसपास। और जो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का जो डेंसिटी है वो घट जाता है। ठीक है ना, इसीलिए तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अप टू ए सर्टेन हाइट तो वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो डेंसिटी अगर अलग अलग है तो वहां पे रिफ्रैक्शन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो हैविंग डिफरेंट एयर डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर। ठीक है, तो इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इसी का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे क्या है अगला, सम फेनोमिनन
आर। तो इसमें पहला फिनोमेनन क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसमें अब जो स्टार से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, तो लाइट स्टार तो बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत दूर है तो वो बहुत मतलब कि डिस्टेंस को ट्रेवल की होगी, तो जरूरी तो नहीं कि स्टार्स जहाँ हम लोग स्टार्स तक पहुंच नहीं पाए आज तक, ठीक है ना। तो बाहर का हम लोग कुछ हद तक ही क्या है एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, लेकिन स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर में है और वहाँ से उस एरिया में जहाँ पे स्टार्स है उसका एटमॉस्फेयर क्या है वो हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके बारे में तो हम लोगों को मालूम है, तो लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, डेंसिटी अलग अलग है एयर का, तो डेंसिटी अलग अलग है, अगर वो वहां से स्ट्रेट आ रही है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर क्या है, बीच में वैक्यूम है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे स्टार्स का जो ट्विंकलिंग का मतलब क्या आता है, जो चमकना, ठीक ना, उसका जो चमक होता है एक बार ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। कहीं पे जो स्टार्स है स्टूडेंट, तो कोई स्टार बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और कोई स्टार डल होता है। क्यों होता है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा थ्रू एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा वो चमकेगा, और अगर रिफ्रैक्शन कम हो रहा है तो हमें जो स्टार का चमक है वो कम दिखेगा, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में कुछ ज्यादा खास लिखना नहीं है, इसमें हम वर्बली सिर्फ ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लोग क्या है उसको नोट कर लीजिएगा। The light of stars coming from a very far distance, when it enters the atmosphere of Earth, it started refracting. ठीक है, since the atmosphere of Earth contains the air density at a varying degree, therefore the refraction takes place. ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन अगर takes place हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोगों को क्या होगा कि the atmosphere which refract most of the light of the stars will be bright, and the atmosphere which reflect less amount of light will be dull in appearance. ठीक है, तो उसका अपीयरेंस जो होगा वो डल होगा क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्शन है वो कम हो रहा है। तो स्टूडेंट अगला एग्जांपल क्या हो सकता है? स्टूडेंट ये सब जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अगर आप लोग एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देते हैं, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, या फिर एटमॉस्फेयर, सिर्फ एटमॉस्फेयर में लिख देंगे तो वो चलेगा, जरूरी नहीं कि अर्थ का, बाहर का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका अगला एग्जांपल और क्या लिख सकते हैं? स्टार्स जो भी होता है स्टूडेंट, द स्टार्स अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स नॉर्मल पोजीशन। स्टूडेंट स्टार्स का जो पोजीशन है, ठीक है ना, मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है ना, ये अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होगा स्टूडेंट कि वो कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट नॉट पॉसिबल, और ये क्या है पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है आंख है, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपली हम लोग ह्यूमन बीइंग एक बना लेते हैं। तो स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग को जो स्टार दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा, लाइट को ज्यादातर क्या कर देता है, बेंड कर देता है, और जितना ज्यादा बेंडिंग होगा उतना ज्यादा हम लोगों को स्टार ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, ठीक है ना। अर्थ सरफेस के पास मैक्सिमम डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट के जो 95% जो एयर है या 99% के अराउंड वो अर्थ के सराउंडिंग में ही है, ठीक ना, और जो 1% एयर है तो वो हायर एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। हायर एल्टीट्यूड का मतलब हो जाता है बहुत ऊपर, ठीक ना, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ठीक है ना, एक्सोस्फेयर के जस्ट पहले, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक ना। तो स्टूडेंट अगला हो जाएगा कि जो जैसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसी तरह हमारा जो अर्थ है ये, ठीक है, ये रहा आपका हॉरिजॉन, ठीक है। ये स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हॉरिजॉन इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सन है, ठीक है। तो सन है, जैसे स्टार थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो सन हॉरिजॉन के नीचे है, लेकिन हम लोगों को ऊपर दिखता है, ठीक है ना। तो ये कितना मिनट है स्टूडेंट, 2 मिनट हम लोगों को पहले हम लोग हॉरिजॉन के लेयर से नीचे रहता है सन, और 2 मिनट हम लोगों को पहले दिख जाता है।
इसका मतलब कि स्टूडेंट की यहाँ पे सन आ जाने के बावजूद हम लोगों को सन यहाँ पे दिखता है, ठीक ना। ये क्या है स्टूडेंट, ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन आप लोग लिख लीजिएगा, और ये होता है अपीयरेंस, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या है स्टूडेंट, अपीयर्स हो रहा है बट इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी कितने मिनट का फर्क होता है, 2 मिनट। सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले हम लोगों को दिख जाता है, और सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद तक हम लोगों को सूर्य दिख रहा है। मतलब टोटल जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, सनराइज से सनसेट तक हम लोगों का जो रेट लेंथ है वो 4 मिनट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं कि जो एडवांस सनराइज एंड सनसेट, यहाँ पे होगा 2 मिनट और ये हो गया 2 मिनट। तो इसमें टोटल क्या होगा, 4 मिनट लॉन्गर डे देन नॉर्मल। नॉर्मल से हम लोगों को 4 मिनट ज्यादा लंबा दिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था इसके कुछ एग्जाम्पल। स्टूडेंट अगले क्लास में हम लोग जो कुछ और टॉपिक है जैसे स्कैटरिंग वो बच गया, ठीक ना, तो उसको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग होमवर्क बनाइए। और स्टूडेंट 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा। सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।